डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट प्रशासनिक सिद्धांत एवं प्रबंध के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आज सत्ता एवं उत्तरदायित्व के बारे में जानेंगे। किसी भी संगठन में सत्ता क्या है, ऑथोरिटी क्या है। सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार जब तक हम एक संगठन में सत्ता की उचित व्यवस्था नहीं करेंगे, वह कार्यशील नहीं हो सकेगा। समाज में शक्ति भी विद्यमान रहती है। मानव व्यवहार चाहे वह संगठन में हो अथवा उसके बाहर, किसी न किसी प्रकार की शक्ति पर आधारित रहता है। जब संगठन में पद सोपान की स्थापना कर अधीनता स्थापित की जाती है, तो वहाँ सत्ता का प्रयोग स्वाभाविक बन जाता है। सत्ता को हम मानवीय व्यवहार के संदर्भ में ही देख सकते हैं। सत्ता का विश्लेषण और अध्ययन मानव क्रियाओं में ही किया जा सकता है। साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन ने कार्य विभाजन और सत्ता को किसी भी संगठन की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता माना है। इनके अनुसार जब कभी हम एक संगठन का ढांचा तैयार करते हैं, तो हमको संगठन की प्रत्येक इकाई को एक स्थान देना होता है और उसके बाद इन स्थानों को कुछ श्रेणियों से संबंधित कर दिया जाता है। इन श्रेणियों को ही सत्ता की श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक संगठन में पाई जाने वाली सत्ता की श्रेणियां औपचारिक भी हो सकती हैं और वहीं अनौपचारिक भी हो सकती हैं। सत्ता की अनौपचारिक श्रेणियों में अधीनस्थ अधिकारियों का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। वस्तुतः सत्ता क्या है? वस्तुतः सत्ता वह सूत्र है जो संगठन में विभिन्न समूहों की क्रियाओं को परस्पर जोड़ता है। प्रशासन में प्रबंधकीय कार्यों के लिए सत्ता को आवश्यक माना गया है। सत्ता के जो अर्थ है, सत्ता का जो तात्पर्य है, वह विभिन्न विचारकों के द्वारा बताया गया है। जैसे कि हेनरी फेयल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है। वहीं हैमन के अनुसार सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है और आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्यों से भी पृथक कर सकता है। उपरोक्त जो ये हमने परिभाषाएं देखी, फ्योल की, हैमन की, इनके अनुसार औपचारिक अधिकार सत्ता के सिद्धांत पर आधारित है और ये मानकर चलती है कि सत्ता उच्च स्तर से उत्पन्न होती है और प्रत्यायोजन के जरिए नीचे तक पहुंचती है। साइमन के अनुसार अधिकार सत्ता निर्णय लेने एवं अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। ये दो व्यक्तियों के बीच उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थों का संबंध है। उच्चाधिकारी निर्णय लेता है और इस आशा के साथ प्रेक्षित करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णयों की आशा करते हैं और उनके व्यवहार उनसे निर्धारित होते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम सत्ता के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सत्ता के बारे में कह सकते हैं कि अधिकार सत्ता आदेश देने, निर्णय लेने एवं उनके पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सत्ता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। सत्ता निर्णय लेने, अधीनस्थों को कार्य सौंपने तथा अधीनस्थों से संतोषप्रद निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है। संगठन संरचना के उच्च स्तर पर सत्ता का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है।
और संगठन के निचले स्तर तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी संकीर्ण हो जाता है। यानी कि सत्ता किसी भी संगठन के उच्च स्तर पर अधिकतम होती है, और जैसे जैसे हम किसी भी संगठन के नीचे स्तर तक आते हैं, मध्य स्तर से निम्न स्तर तक, तो वहाँ पर सत्ता का जो क्षेत्र है वो संकीर्ण हो जाता है। और सत्ता का प्रत्यायोजन जो है न तो किसी संगठन में नहीं होता है, तो हम उस संगठन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि सत्ता का प्रत्यायोजन न हो तो किसी संगठन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। सत्ता और शक्ति बहुत कुछ मिलते जुलते से शब्द लगते हैं, लेकिन लोक प्रशासन में इन दोनों शब्दों का ही अपना अपना विशेष अर्थ है। दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सत्ता और शक्ति में क्या अंतर है। सत्ता का रूप तो एक प्रकार से कानूनी है, जबकि शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं है। जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो वो सत्ता बन जाती है। फ्रेडरिक ने कहा है कि सत्ता जो है शक्ति का एक प्रकार नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु है जो शक्ति के साथ चलती है। यह व्यक्तियों और वस्तुओं में एक गुण है जो उनकी शक्तियों में वृद्धि करती है। यह ऐसी वस्तु है जो शक्ति को उत्पन्न करती है और जो स्वयं शक्ति नहीं होती है। सत्ता से मतलब शक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन ये स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव तो है, परंतु उसका दीर्घकालीन अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव नहीं होता है। शक्ति असंस्थागत, परिस्थितिजन्य एवं अनिश्चित होती है, जबकि सत्ता जो है संस्थागत, स्पष्ट तथा निश्चित होती है। यानी कि कोई व्यक्ति के पास श्रेष्ठ ज्ञान है, अनुभव है, पद है, तो सत्ता उसकी स्पष्ट होगी, उसकी निश्चित होगी, और सत्ता जो है संस्थागत होगी। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। वहीं शक्ति में तो स्वविवेक का अभाव होता है, और जबकि सत्ता में स्वविवेक निहित होता है। अगर हम जब लोक प्रशासन में संगठनों का अध्ययन करें तो हमको ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, जबकि पद सोपान के उच्च अधिकारी जिनको औपचारिक रूप से अधिकार मिले हुए हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं। उनके स्थान पर अधीनस्थ अधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उच्च अधिकारी केवल सत्ताधारी हैं, शक्तिवान नहीं, जबकि वहीं अधीनस्थ अधिकारी सत्ताधारी न होते हुए भी शक्तिवान है। व्यवहार में सत्ता 3 प्रकार की होती है। रेखा अधिकार सत्ता, लाइन अथॉरिटी। यानी कि रेखा अधिकार सत्ता निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है जो समस्त उच्च अधिकारियों एवं समस्त अधीनस्थों के बीच विद्यमान रहती है। यदि आदेश की एकता के सिद्धांत का अतिक्रमण न किया जाए तो रेखा अधिकार सत्ता संबंध जो है संगठन के उच्च स्तर से नीचे स्तर तक के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचती है। सत्ता जो है ये आदेश देने की अधिकार सत्ता है। यह वह अंतिम अधिकार सत्ता है जो अन्य व्यक्तियों को निर्देशित करती है और उन्हें निर्णयों, योजनाओं, नीतियों तथा लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए कहती है। इस अधिकार सत्ता का प्राथमिक उद्देश्य संगठन को कार्यशील बनाना है। जो सेकंड सत्ता का टाइप है वह है स्टाफ अधिकार सत्ता। स्टाफ अधिकार सत्ता सेवा करने वाली अधिकार सत्ता है। यह अधिकार सत्ता अन्य व्यक्तियों को परामर्श देने एवं सहायता पहुंचाने का अधिकार है। यह अन्य व्यक्तियों के लिए निर्णय लेने की अधिकार सत्ता नहीं है। संक्षेप में कह सकते हैं कि यह अधिकार सत्ता है जो राय देने, मदद करने एवं अन्य विभागों की सेवाएं देने हेतु संगठन में विद्यमान रहती है। और जो थर्ड टाइप है सत्ता का जो थर्ड प्रकार है वो है
क्रियात्मक अधिकार सत्ता। क्रियात्मक अधिकार सत्ता जो है निर्णय लेने की अधिकार सत्ता है, किंतु निर्णय लेने का ऐसा अधिकार किसी क्रिया विशेष तक ही सीमित रहता है। यह क्रिया कोई भी व्यक्ति या विभाग संगठन में कहीं भी करता हो, यह अधिकार सत्ता द्वितीय स्तर के अधिकारी अधीनस्थ संबंध को उत्पन्न करती है। ये अधिकारी अधीनस्थ संबंध बनते हैं। यह अधिकार सत्ता आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, जिससे विकट संगठनात्मक समस्याओं को भी बल मिलता है। यह अधिकार सत्ता जो है आसानी के साथ किसी भी संचालनात्मक अधिशासी के कार्यभार को बढ़ा सकती है और रेखा अधिकार सत्ता को कम कर सकती है। अब हम बात करेंगे सत्ता के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। अधिकार सत्ता के स्रोत के संबंध में 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। औपचारिक सत्ता विचारधारा। बर्नार्ड के अनुसार अधिकार सत्ता की ये वह अवधारणा है जिसमें अधिकारों का प्रेक्षण सामाजिक संस्थानों से व्यक्तिगत प्रबंधकों को होता है, औपचारिक सत्ता कहलाती है। ये विचारधारा मानती है कि अधिकार सत्ता का स्रोत देश का सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान होता है और संविधान को गत्यात्मक बनाए रखने का अधिकार सामाजिक संस्थाओं में निहित होता है। इसलिए प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में सर्वोच्च अधिकार सत्ता देशवासियों में ही निहित रहती है। इस विचारधारा के अनुसार किसी विभाग में अधिकार सत्ता का प्रेक्षण संविधान से प्रधानमंत्री, विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव, निदेशक तथा उनसे उनके सहायक निदेशकों को होता है। दूसरी विचारधारा जो है स्वीकृति विचारधारा यानी कि एक्सेप्टेंस थ्योरी। ये विचारधारा अधिकार सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानती है। इस विचारधारा की मान्यता है कि औपचारिक अधिकार सत्ता तो नाम मात्र की सत्ता है और वह उस समय ही वास्तविक तथा अर्थपूर्ण बन पाती है जिस समय अधीनस्थ उसके पालन हेतु स्वीकृति देते हैं। इसलिए अधिकार सत्ता का वास्तविक स्रोत उन अधीनस्थों में निहित है जिन पर अधिकार सत्ता का प्रयोग किया जाना है और जो कि एक ऐसे प्रयोग की स्वीकृति देते हैं। तीसरे जो विचारधारा है वो है सक्षमता विचारधारा, कॉम्पिटेंस थ्योरी। ये विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि जितने भी योग्य और सक्षम व्यक्ति हैं वो स्वतः ही नेतृत्व की बागडोर संभाल लेते हैं, भले ही उन्हें संगठनों में कोई विशिष्ट स्थान या पद न दिया जाए। ये विचारधारा जो है तकनीकी क्षमता एवं व्यक्तित्व की प्रभुता को अधिकार सत्ता का स्रोत मानती है। सत्ता का महत्व एक साधन तथा सिद्धांत के रूप में होता है जिसके द्वारा कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सत्ता द्वारा दूसरे व्यक्तियों के संचारित निर्णयों के अधीन व्यक्तियों के निर्णयों को रखकर समूह में समन्वित व्यवहार कायम किया जाता है। जब एक समूह के कार्यों का समन्वय करने के लिए सत्ता का साधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो सत्ता मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है। ये है कार्य जो नंबर 1, ये उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। सेकंड जो कार्य है कि ये निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है और थर्ड ये क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। सत्ता के कानूनी समर्थकों का कहना है कि सत्ता का ये एक प्रमुख कार्य यह है कि वह व्यक्तिगत कार्यों की समाज द्वारा स्थापित आदर्शों के साथ एक रूपता स्थापित करती है। सत्ता का दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें उच्च स्तर की बुद्धि का प्रयोग किया जाता है और वे अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। सत्ता का तीसरा कार्य यह है कि इसके द्वारा संगठन में समन्वय स्थापित किया जाता है। जो विचारक सत्ता की तुलना जो है एक मानव शरीर से करते हैं वो ये मानते हैं कि जिस तरह मस्तिष्क शरीर के अन्य भागों को निर्देशित करता है और बदले में उनके कार्यों की सूचनाएं प्राप्त करता है, उसी प्रकार संगठन में एक सत्ताधारी व्यक्ति का यह प्रमुख कर्तव्य होता है कि अन्य सदस्यों को ये आवश्यक निर्देश और आदेश देता रहे और उन सदस्यों से संगठन की गतिविधियों का जानकारी
प्राप्त करता रहे। अभी तक हमने देखा कि संगठन में सत्ता क्या है, सत्ता की विशेषताएं क्या हैं, सत्ता और शक्ति में क्या अंतर है, सत्ता के क्या स्रोत हैं, क्या विचारधाराएं हैं। अब हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं, कोई व्यक्ति किसी आज्ञा का जो पालन करते हैं वो किन कारणों से करते हैं। उसके लिए ये विभिन्न कारण हैं, जैसे कि विश्वास, एकरूपता, दबाव तथा वैधानिकता। एक व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रस्तावों को स्वीकार करता है जिसमें कि उसका गहरा विश्वास होता है। इसी प्रकार मानव स्वभाव की ये भी विशेषता है कि उन लोगों के परामर्शों और सुझावों को अधिक महत्व देता है जो उससे कुछ एकरूपता रखते हैं। कभी कभी अनेक प्रकार के दबावों के कारण व्यक्ति को दूसरों की बात माननी पड़ती है। सर्वोच्च अधिकारी का अधीनस्थों से कार्य करवाने का साधन दबाव ही होता है। अंत में कह सकते हैं कि संगठन में व्यक्ति दूसरे लोगों की सत्ता को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्राय लोगों की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि सत्ता के वैधानिक रूप को मान्यता प्रदान की जाए। संगठन में पद सोपान के कारण सत्ता के क्रियान्वयन को वैधता प्रदान की जाती है। साइमन के मत में भी सत्ता को इसलिए माना जाता है क्योंकि उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। सत्ता की अपनी सीमाएं भी हैं। अधिकारी सत्ता की सीमाओं से आशय उन घटकों एवं परिस्थितियों से जो कि उसके प्रयोग पर अंकुश का कार्य करती हों या उसकी प्रभावशीलता को कम करती हों। ये जो सीमाएं हैं, ये कारक जो हैं, ये नंबर 1 तकनीकी सीमाएं। प्रौद्योगिकी का विकास काफ़ी तीव्रता से हो रहा है वर्तमान समय में, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वही काम सौंपा जाना चाहिए जिसमें कि वह दक्ष हो। यदि आवश्यक तकनीकी ज्ञान किसी व्यक्ति में न हो तो वह अपनी अधिकार सत्ता की प्रयुक्ति भली प्रकार नहीं कर सकेगा। सेकंड जो सीमा है वो जैविक सीमा यानी कि बायोलॉजिकल लिमिट्स। किसी भी प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए जिन्हें अधीनस्थ पूरा न कर सकें क्योंकि उनकी पूर्ति से उनके जीवन पर वो खतरा हो, प्रभाव डालता हो। थर्ड जो सीमा है कानूनी सीमाएं। देश का कानून प्रबंधकों की अधिकार सत्ता को सीमित करने की क्षमता रखता है। प्रबंधकों के उन आदेशों का पालन करने हेतु अधीनस्थ विवश नहीं किए जा सकते हैं जिनसे कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता हो। मनोवैज्ञानिक सीमाएं, आर्थिक सीमाएं, प्राकृतिक सीमाएं, जलवायु, वातावरण, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संकट आदि भी अधिकार सत्ता को सीमित करने में प्रभावशील रहते हैं। अन्य सीमाओं में हम देख सकते हैं कि जो जनसाधारण है, श्रम संघों की जो कार्रवाई हैं, सामाजिक परंपराएं, प्रथाएं, समूह व्यवहार आदि भी अधिकार सत्ता को सीमित करने वाले घटक हैं। जहाँ सत्ता या प्राधिकार हो वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। सत्ता एवं उत्तरदायित्व के संतुलन की आवश्यकता होती है। यदि किसी प्राधिकारी को बिना उत्तरदायित्व सत्ता या प्राधिकार दे दिए जाते हैं तो स्थिति खराब हो सकती है, और यदि उत्तरदायित्व के निर्वाह की अपेक्षा बिना सत्ता के ही की जाती है तो वो भी ठीक नहीं होता है। सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच गहरा संबंध पाया जाता है। जिस किसी व्यक्ति को कुछ करने के उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं उसे उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सत्ता सौंपना भी जरूरी होता है। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व जिस किसी प्राधिकारी के पास है वह प्राधिकारी तब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता जब तक उसको उत्तरदायित्व के अनुकूल ही प्राधिकार प्राप्त न हो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास सत्ता तो है परंतु वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उस प्राधिकार का प्रयोग वह ऐसी स्थिति में संगठन के हित में न करके वह अपने व्यक्तिगत हित में करने लगेगा। किसी व्यक्ति पर कुछ कार्य करने या न करने, किसी विशेष प्रकार से करने अथवा न करने की जिम्मेदारी ही उत्तरदायित्व कहलाती है।
प्रशासक को उसके उत्तरदायित्व का ज्ञान अनेक प्रकार के ऐसे नियमों से कराया जाता है जो उस पर लागू होते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में ये नियंत्रण अनेक स्थानों या व्यक्तियों से उत्पन्न होते हैं, उद्भूत होते हैं, जैसे कि संसद या विधायिका से, मतदाताओं अथवा लोक से, प्रशासकीय मालिकों से, व्यावसायिक संस्थाओं से, न्यायालयों से। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासन का उत्तरदायित्व राजनीतिक शासन संबंधी, व्यावसायिक और न्यायिक होता है। उपरोक्त शक्तियों में से किसके प्रति कितना प्रशासन का उत्तरदायित्व होगा, यह किस पर निर्भर करता है? यह देश की संवैधानिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। हम यही कह सकते हैं कि सत्ता और उत्तरदायित्व में घनिष्ठ संबंध है। उत्तरदायित्व और सत्ता, सत्ता और उत्तरदायित्व एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में सत्ता किसी उत्तरदायित्व को पूरा करने का ही माध्यम है। थैंक यू।